नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और ताल ठोक के आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या रायसीना में रामराज मोदी के कामकाज पर मुहर है। ये सवाल हम क्यों कर रहे हैं, इस पर सत्ता पक्ष क्या कह रहा है और विपक्ष की क्या दलील है। इस पूरी बहस के लिए एक बड़ा पैनल जी न्यूज पर हमारे साथ होगा, लेकिन शुरुआत दो तस्वीरों से कर रहे हैं। रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दो तस्वीरें ट्वीट की हैं। एक तस्वीर वर्तमान समय की है और दूसरी 20 साल पुरानी है। रामनाथ कोविंद को 65% से भी ज्यादा वोट मिले और अब वो देश के 14वें राष्ट्रपति बन रहे हैं। कोविंद ने विपक्ष की जिस उम्मीदवार मीरा कुमार को हराया, उन्हें करीब 34% वोट मिले। ध्यान देने की बात यह कि पहली बार बीजेपी का कोई उम्मीदवार देश के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठने जा रहा है। और ध्यान देने की बात यह भी कि बीजेपी और उसके साथी दलों के प्रत्याशी को कुछ विपक्षी दलों का भी समर्थन था। कोविंद जेडीयू, बीजेडी और एआईएडीएमके जैसी गैर एनडीए पार्टियों का भी समर्थन पाकर आए हैं, जो कि अपने अपने राज्यों में सरकार में। आज इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं कि क्या बीजेपी ने 2019 के लिए अपनी जीत पक्की कर ली है। वैसे तो राष्ट्रपति चुनाव में आपकी यानी जनता की सीधी भागीदारी नहीं होती, लेकिन इस चुनाव में वोटर वही लोग होते हैं जिन्हें आप यानी देश की जनता चुनकर संसद में या विधानसभाओं में भेजती है। नोटबंदी से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक विपक्ष ने सरकार के कई फैसलों का विरोध किया, लेकिन अब रामनाथ कोविंद को देश के कुल सांसदों और विधायकों का आधे से ज्यादा वोट मिल गया। तो क्यों ना कहा जाए कि मोदी सरकार के कामकाज पर भी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों ने मुहर लगा दी है। आज यही बहस ताल ठोक के। ये सबको मालूम था कोविंद जी चुनाव जीतेंगे। लड़ाई सिद्धांतों की थी, लड़ाई उसूलों की थी, लड़ाई विचारों की थी। मीरा कुमार जी जीत के लिए चुनाव नहीं लड़ रही थी, सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रही थी, विचारधारा की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, कोविंद जी जीत गए क्योंकि बहुमत उनके साथ था, लेकिन ऐसा नहीं विचारधारा ने आगे न लगाई हो। ये विचारधारा 19 के चुनाव में अपना काम दिखाई। ये चुनाव पहले से सबको मालूम था, एमएलएज एमपीज इनडायरेक्टली वोट करते हैं, तो चुनाव परिणाम सामने था। ये हमारी सैद्धांतिक लड़ाई थी, हमने सिद्धांत के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी बात कही। I'm not upset. Why should I be upset? I'm a fighter. I fought. देखिए, ये लड़ाई थी जिसमें हमने हिस्सा लिया और हमारी जितनी शक्ति है और निष्ठा है, हमारी जितनी निष्ठा है इस विचारधारा में, इन मूल्यों में, हमने उस निष्ठा के साथ ही लड़ाई लड़ी है। 40 पार्टियों ने जिस तरह से समर्थन दिया है, हमारे प्रधानमंत्री जी के और हमारी पार्टी के फैसले का समर्थन दिया है। रामनाथ कोविंद जी जैसा व्यक्तित्व इस पद के लिए काबिल है और उसका समर्थन सभी लोगों ने किया है। हम उनका सबका धन्यवाद देते हैं। जी, तो सुना आपने सबकी बातों को। अब जरा विस्तार से एक बड़े पैनल से आपका परिचय कराते हैं, उनसे चर्चा करेंगे। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी सेंट्रल कमेटी में ओडिशा से आते हैं। आज इस चर्चा में बीजेपी का प्रतिनिधित्व करेंगे। राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, वो आरएसएस के जानकार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। स्मिता प्रकाश हमारे साथ हैं, वो समाचार एजेंसी एएनआई की एडिटर हैं। करीब 2 दशक का पत्रकारिता का उनका लंबा अनुभव है और विदेशी न्यूज चैनल्स के लिए भी वो रिपोर्टिंग कर चुके हैं। जूही सिंह हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट की पढ़ाई उन्होंने की है। नीरज कुमार हमारे साथ हैं, वो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, बिहार के मोकामा से वो एमएलसी हैं। कांग्रेस ने आज भी कार्यक्रम में अपना प्रवक्ता नहीं भेजने का फैसला किया है। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार वो भी हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। लगातार आप देख रहे हैं, सुबह से वो रिपोर्टिंग कर रहे थे राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती पर। कमीज उनकी पसीने से भीगी है, बारिश नहीं हो रही है दिल्ली में इस वक्त, उमस से ये हाल है। लेकिन एक कम से कम रविंद्र, आपके चेहरे पे जो मुस्कान दिखाई दे रही है, मैं किसी और के पास जाऊं उससे पहले आपसे सवाल करना चाहता हूं कि इस मुस्कान का मतलब क्या है। आप इस बात से राहत महसूस कर रहे हैं कि बारिश रुक गई है, आप इस बात से राहत महसूस कर रहे हैं कि बादल छट गए हैं, या इस बात से राहत महसूस कर रहे हैं कि नतीजा बड़ा साफ है, क्लियर है और अब इसके बाद कोई किसी तरह की दुविधा या द्वंद्व या बादल नहीं होंगे?
देखिए, दुविधा और द्वंद्व तो पहले नहीं थी, क्योंकि दो ही कैंडिडेट थे और दोनों के आंकड़े सबके सामने पहले ही से स्पष्ट थे। खुशी इस बात की है कि नतीजे पहले आ गए हैं और धूप में जो भागदौड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि 5 बजे के आसपास नतीजे आने की उम्मीद थी, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने लगभग 3:30 बजे ही नतीजे घोषित कर दिए और हरे रंग का मतपत्र और गुलाबी रंग का मतपत्र ने अपना नतीजा दिया और रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन गए, चुन लिए गए। पहली बार बीजेपी, संबित पात्रा या फिर राकेश सिन्हा जो विचारधारा परिवार के हैं, उनका कोई नेता या स्वयंसेवक रायसीना हिल पर पहली बार विराजमान होगा। आज मीडिया से मुखातिब होंगे क्या? हालांकि उन्होंने बहुत छोटा सा एक संबोधन दिया अभी पढ़ के, लेकिन जिस तरीके की तैयारियां हैं 10 अकबर रोड पर, क्या भाषण भी होगा उनका वहां? देखिए रोहित, बीजेपी ने बहुत सोची समझी रणनीति बनाई थी। रामनाथ कोविंद को मीडिया से बहुत हद तक दूर रखा गया था। आपने देखा होगा जिस दिन नॉमिनेशन फाइल किए थे, उन्होंने एक अपना भाषण दिया, मीडिया के सामने रखा कि वो किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। मीडिया से बार बार वो दूर रखा गया, क्योंकि किसी तरह की बात नहीं आए, क्योंकि बार बार एक ही सवाल होता। पैनल पर आपने लगातार डिस्कशन किए होंगे, दलित दलित दलित, इसलिए इससे बचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि संबित पात्रा और बीजेपी उनके काबिलियत को लेकर उन्हें उम्मीदवार बनाया, ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। जबकि जूही सिंह या दूसरी पार्टी के जो नहीं आए यहाँ पर कांग्रेस, वो उनको दलित के रूप में ही प्रचारित कर रहे थे। तो इसलिए इन सबसे बचने की कोशिश की गई। भूपेंद्र यादव जो उनके मैनेजमेंट, अगर कहा जाए चुनाव मैनेजमेंट देख रहे थे, उनकी पूरी कोशिश थी और आज भी यही कोशिश है कि मीडिया से उनको दूर रखा जाए। उन्होंने अपना बयान दिया है, जीत पर एक खुशी जाहिर की है, लेकिन मीडिया से और मुखातिब होंगे या मीडिया का सवाल जवाब लेंगे, शायद ये आगे होने वाला नहीं है, जैसा कि खुद भूपेंद्र यादव ने कहा। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड मूव है, रणनीति बनाई गई। चुनाव के नतीजे भी आ गए, लेकिन चुनाव घोषणा के बाद ही जिस तरह की रणनीति बनाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, उसको एक एक चीज़ पेपर पर उतारते हुए आज बखूबी इस परिणाम तक पहुँचाया गया है। ठीक है, आज की चर्चा का पहला सवाल राकेश सिन्हा से पूछते हैं, क्योंकि आपने कहा कोई स्वयंसेवक उनका पहली बार इस पद तक पहुंचा है। राकेश सिन्हा जी, आप लोग अक्सर कहते हैं स्वयंसेवक किसी भी ओहदे पे पहुंच जाए स्वयंसेवक ही रहता है। राष्ट्रपति पे ये बात लागू होगी या नहीं, ये टेस्ट पहली बार होगा? देखिए, राष्ट्र संघ में कोई औपचारिक सदस्यता नहीं होती है, वैचारिक साम्यता होती है। जो व्यक्ति एक बार स्वयंसेवक बन जाता है, जब तक विचारधारा से अलग नहीं होता है, वह आजीवन स्वयंसेवक रहता है, चाहे वो प्रधानमंत्री बने या राष्ट्रपति बने। लेकिन रोहित जी, ये इस ऐतिहासिक क्षण का महत्व समझिए। इसको दलित डिस्कोर्स बना दिया गया, लेकिन मैं इस ऐतिहासिक क्षण को दूसरे रूप में देखता हूं। पहली बार भारत का राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्र का राष्ट्रीय कार्यकारिणी मैं कहता हूं तो उसको कहते हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव, जिसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और कैबिनेट होता है, पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। कांग्रेस से जुड़ा हुआ, कांग्रेस की संस्कृति में पला हुआ व्यक्ति नहीं, संघ और संघ की संस्कृति में पले हुए लोग आज प्रधानमंत्री हैं, गृहमंत्री हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, विभिन्न पदों पर हैं। अर्थात उस युग की पूरी तरह समाप्ति हो गई है, एक नए युग की शुरुआत की आज शंखनाद है। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आज रामनाथ कोविंद जी ने जो अपना भाषण दिया, छोटा सा स्पीच दिया, मैं अब्राहम लिंकन के उस स्पीच से उनकी तुलना करता हूं, जिसमें समाजवाद शब्द तो नहीं है, लेकिन उस भाव को व्यक्त किया जिस भाव के लिए भारत लंबे समय से तरस रहा है। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बैठी हुई हैं, समाजवाद शब्द का पर मोनोपोली लेकर बैठी हुई हैं। कांग्रेस ने संविधान में समाजवाद जोड़ा, लेकिन आज रामनाथ कोविंद जी ने जिस बात को अपने व्यक्ति में व्यक्त किया, वह इतना महत्वपूर्ण है। मैं कहता हूं भारत के लिए मैग्ना कार्टा है, जब उन्होंने कहा आज कितने लोग, रामनाथ कोविंद अपने घरों में बारिश से बचने के लिए, कितने मेहनतकश लोग आज खेतों में बारिश में काम कर रहे होंगे। आज मैं उनका प्रतिनिधि बनकर राष्ट्रपति भवन जा रहा हूं। संभवतः उन लोगों को जवाब है जो कहते थे कि संघ का व्यक्ति राष्ट्रपति भवन जाएगा तो क्या करेगा, वो सुन लें कि संघ का व्यक्ति राष्ट्रपति भवन में जाने के बाद दुनिया को, देश को क्या संदेश देता है कि उन रामनाथ कोविंदों को उन चीजों से मुक्त करना है, जिन चीजों जो जीवन की बेसिक नीड्स होती हैं। जेडीयू के नेता हमारे साथ हैं। इससे पहले मैं उनके पास जाऊं, हमारे साथ रामनाथ कोविंद जी के बचपन के साथी रहे हैं जसवंत जी, वो इस वक्त कानपुर से लाइव आ गए हैं। उनका परिचय करा देना ज़रूरी समझता हूं। उनसे बात करेंगे, छोटी सी उनसे एक बातचीत ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। जसवंत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुनाई दे रहा है जी, कैसा लग रहा है आपको?
आज कोविंद जी राष्ट्रपति बने हैं, चुनाव जीत लिया उन्होंने। हमें तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज इतनी खुशी है कि पूरे गांव के हजारों लोग इकट्ठा है, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो कोविंद जी से परिचय कैसे है आपका? आपके दोस्त हैं, आपके साथ उन्होंने कोई काम किया, पढ़ाई की, कैसे जानते हैं आप उनको? तकनीकी दिक्कत है लगता है, मौसम भी खराब है, शायद उसकी वजह से तस्वीर थोड़ी कट के आ रही है। हम वापस चलेंगे उनके पास बात करने के लिए। हमारे साथ नीरज कुमार जी हैं। नीरज जी, जो बातें राकेश सिन्हा कह रहे हैं वो राष्ट्रपति की बातों से भले ही थोड़ी सी इंगित होती हो, लेकिन इस देश में सरकार तो प्रधानमंत्री चलाता है ना, तो राष्ट्रपति के भाषण से पूरी सरकार को सर्टिफिकेशन मिल जाएगा क्या? ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि देश के संविधान में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके कृत संविधान के द्वारा जो प्रदत्त जिम्मेवारी बिहार के महामहिम राज्यपाल के रूप में उनका रहा, संघीय ढांचे का सम्मान करते हुए जिस कार्यकुशलता के साथ उन्होंने शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक जकड़न को तोड़ते हुए अभियान में जो राज्य सरकार को मदद किया, वह काबिल तारीफ है। और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे व्यक्ति का जाना कि जो विपक्ष की सरकार रहे उसके साथ भी सकारात्मक रुख रहे, तो ये निश्चित रूप से बताता है कि संवैधानिक मूल्यों के प्रति वो परिपक्व हैं, अधिवक्ता के रूप में रहे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मोरारजी देसाई के भी सहयोगी रहे। तो ये पृष्ठभूमि जो पूरी है, और आप ये महसूस करेंगे कि समाजवाद जैसे बुनियादी सवाल, चाहे कोई कितना भी मतभेद हो जाए, हर दल ने अपने उसको प्रस्तावना में शामिल किया है। और संविधान की जो मूल प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, उसका प्रकटीकरण करने का जिम्मा उनका है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि माननीय रामनाथ कोविंद जी उन भावनाओं को जिस बेहतर तरीके से बिहार में संचालित किया है, ये हमारे लिए आत्मगौरव का क्षण है कि वह महामहिम राष्ट्रपति के पद पर चुनाव जीते हैं। ये निश्चित रूप से एक सुकून भरी खबर है। आप मानते हैं ना मोदी जी ने फंसा लिया आपको, रामनाथ कोविंद को आगे करके? नहीं, आप देखिए, हम लोग पॉलिटिक्स विद डिफरेंस के लिए जाने जाते हैं। तब तो ये कहते थे, आप माननीय प्रणब मुखर्जी जी के समय भी यह सवाल खड़ा करते। हमने व्यक्ति के रूप में समर्थन किया और आपको बताया, उदाहरण बताया, शराबबंदी जैसा अभियान महत्वपूर्ण अभियान था, कितने झंझावात झेले, लेकिन उन्होंने जिस ढंग से सकारात्मक एक रुख लिया, उससे निश्चित रूप से हमारा मनोबल बढ़ा था उसमें। इसलिए किसी को हम फंसाते नहीं हैं, हमारे बारे में समझ अलग अलग लोग बना लेते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य नहीं, उनकी सोच का सवाल है। यह संबित पात्रा, जिस तरीके से अक्रॉस पार्टी लाइन, यहाँ तक कि गुजरात में तो कांग्रेस के कुछ विधायकों ने भी आपकी पार्टी के उम्मीदवार को वोट कर दिया, क्रॉस वोटिंग हुई है वहाँ पे। अक्रॉस पार्टी लाइन जिस तरीके का समर्थन मिला है, आपको नहीं लगता आप लोग ये सोच के ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि वो मोदी जी को समर्थन मिला, जबकि असल में वो मिला रामनाथ कोविंद जी को है? देखिए, पहली बात तो है, आज का दिन रामनाथ कोविंद जी को बधाई देने का है। और रामनाथ कोविंद जी के साथ साथ में मीरा कुमार जी को भी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी है, जिस प्रकार से और शालीनता से ये पूरा राजनीतिक द्वंद्व रहा, ये अपने आप में बधाई का विषय है। मीरा कुमार जी को भी बहुत बधाई। देखिए, आज तल्ख टिप्पणी करने का दिन नहीं है। आज आदरणीय रामनाथ कोविंद जी अगर भारत के 14वें राष्ट्रपति बने हैं, तो वो मेरे भी राष्ट्रपति बने हैं, नीरज जी के भी राष्ट्रपति हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ होते तो उनके भी राष्ट्रपति होते। मगर जो आप कह रहे हैं कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई है, उसका क्या फलसफा है, उससे क्या संदेश निकलता है? आप देखिए, अगर इस चुनाव को, आपने सही कहा, ये एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का चुनाव है, डायरेक्टली जनता इस चुनाव से इन्वॉल्व नहीं होती है। मगर हर चुनाव का लोकतंत्र में एक संदेश होता है, लीडरशिप का संदेश होता है, विमर्श और नरेटिव का संदेश होता है। किसके पास एक ताकतवर और एक ऊर्जावान लीडरशिप है? याद करिए, जब आदरणीय मीरा कुमार जी का नॉमिनेशन हो रहा था, उस समय आदरणीय राहुल जी देश में नहीं थे। कहीं ना कहीं एक संदेश गया कि नहीं, जो ऑपोजिशन कैंप है वो बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं है, कहीं ऊर्जा की कमी है। वहीं मोदी जी, अमित शाह जी और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के लीडर थे, उनका उत्साह देखने लायक था। तो
तो एक उत्साह का विषय, दूसरा विमर्श और नरेटिव। याद करिए नीरज जी यहाँ बैठे हैं, क्या कहा था जेडीयू के नेता नीतीश कुमार जी ने? नीतीश कुमार जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि देखिए 2019 में महागठबंधन बनाने की कोशिश हो रही है, मगर इनका विमर्श क्या रहेगा? नरेटिव में खोज के भी नरेटिव मुझे मिल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविज्म और पॉजिटिविज्म के बीच मुझे लगता है सकारात्मक शक्तियों की आज जीत हुई है और जो नेगेटिविज्म था उसकी हार हुई है। बार बार जो आदरणीय सोनिया जी कहती हैं कि ये आइडियोलॉजिकल वॉर है, विचारधारा की लड़ाई है, मैं भी यही कहता हूं कि इसमें मीरा कुमार अर्थात इंडिविजुअल नहीं हारी हैं, इसमें आइडियोलॉजी हार गया है, इसमें एक विचारधारा हार गया है। और एक नई विचारधारा जो वर्षों से प्रतिपादित थी, अंत्योदय का विचारधारा, दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा, वह विचारधारा आज रायसीना मार्ग पर काबिज हो रहा है। जूही जी, आप सहमत हैं इससे कि विचारधारा की लड़ाई थी और आप लोगों की विचारधारा हार गई? आज हमारे नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बात पे मैं अपने भाजपा के प्रवक्ता से ज़रूर एक सकारात्मक रूप से एग्री करती हूँ कि आज कोई टीका टिप्पणी करने का विषय नहीं है। वो हम सब के राष्ट्रपति हैं और उनका संभाषण मैंने सुना समाजवाद के प्रतीक हैं। केवल दलित कहना उनको उनकी योग्यता का अपमान करना होगा। योग्य हैं, सकारात्मक उनका रोल रहा है महामहिम राज्यपाल के रूप में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सदा अपनी प्रतिबद्धता मीरा कुमार जी के साथ खड़े थे हम और उनको हमने वोट दिया है। विचारधारा, एक ऑपोजिशन यूनिटी, एक जो हम अपनी एक साथ एक सहयोगी के रूप में हम इलेक्शन भी लड़े हैं, तो हमने ईमानदारी से मीरा कुमार जी के लिए वोट दिया और मीरा कुमार जी भी योग्य हैं, उनकी योग्यता को कोई नकार नहीं सकता है। प्रधानमंत्री की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने ये कहा और वास्तव में इस पूरे चुनाव में बिल्कुल शालीनता से ये चुनाव हुआ। कोई तंज, कोई तल्ख टिप्पणी किसी ने किसी के खिलाफ नहीं की, जैसा कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है। पहले भी राष्ट्रपति के चुनाव हो चुके हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये आवश्यक भी है कि जो ऑपोजिशन है वो भी अपना कैंडिडेट खड़ा करे। एक समय पे बीजेपी भी अपना कैंडिडेट खड़ा करती थी, तो आज वो हमारे राष्ट्रपति हैं और उनकी बात से और उनके व्यक्तित्व से हमें विश्वास है कि जो प्रेसिडेंट की मर्यादा है, उसकी जिम्मेदारी है, उसको वो बखूबी निभाएंगे। तो उनको समाजवादी पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोहित जी, ये बात रह गई कहीं बीच में कि विचारधारा की लड़ाई थी और वैचारिक तौर पे जो आप लोग एक स्टैंड ले रहे थे वो आप लोगों ने गवा दिया, विचारधारा हार गई आपकी। ऐसा नहीं है, ये कोई आम चुनाव नहीं था, न कोई पार्टी विप हम लोगों ने या किसी ने भी नहीं। तो आपकी विचारधारा पहले ही मार खा गई थी। विचारधारा हमारी नहीं, इस बात में मैं बहुत पारदर्शी तरीके से कहूंगी कि हमारे सामने बड़ी चुनौती है और उत्तर प्रदेश के चुनाव का प्रतिबिंब राष्ट्रपति चुनाव में जरूर दिखा है। लेकिन चुनौती हम स्वीकार करते हैं और हमारी विचारधारा सबको साथ लेकर सबके लिए काम करने के लिए काम हमने किया भी। जनता के बीच रहते हैं, ज़मीनी पार्टी है और जो रामनाथ कोविंद जी ने जिस विचारधारा का उल्लेख किया उसी विचारधारा से हम भी आते हैं और उसी पर सत्यता से खड़े रहते हैं और चुनौतियां आती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, 2019 भी है, 2019 एक आम चुनाव होगा। आशा है कि इतनी शालीनता, इतनी सभ्यता उसमें भी बरती जाएगी और कोई बयानबाजी उसमें भी नहीं होगी। मैं राकेश जी, आप बोलना चाहते हैं कुछ? उसके पहले स्मिता जी से एक कमेंट जल्दी से ले लेता हूं। स्मिता जी, आज सब कह रहे हैं कि उनको केवल दलित के तौर पे देखना जायज नहीं है, लेकिन क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि उनके सिलेक्शन से लेके, नॉमिनेशन से लेके मीरा कुमार को मैदान में उतारने तक और फिर चुनाव के दौरान जो जो बातें हुई वो कुल मिला के केवल और केवल दलित राजनीति और दलित सिंबलिज्म तक ही सीमित थी, उससे आगे नहीं बढ़े हमारे राजनेता कभी भी? सभी देशवासियों का जी रोहित, सही कहा आपने। अगर आप बयानबाजी देखें तो वो कहेंगे कि सिर्फ दलित की वजह से नहीं, उनकी और भी क्वालिफिकेशंस हैं। हाँ, इसे मना नहीं किया जा सकता, लेकिन सब यही जानते हैं कि वाई ही वाज सिलेक्टेड एंड वाई मीरा कुमार वाज सिलेक्टेड। मीरा कुमार को पहले क्यों नहीं उन्होंने चुना, कांग्रेस ने पहले क्यों नहीं चुना? दे वेटेड कि पहले बीजेपी किसे खड़ा करती है, उसके बाद ही मीरा कुमार
को सिलेक्ट किया गया। और मीरा कुमार का भी कांग्रेस में उनका पोजीशन कहाँ पे था? उनका पोजीशन भी एक दलित लीडर के लिए। हाँ, वो दलित समाज के लिए इतना शायद कुछ कर नहीं सकी जितना शी कुड हैव डन और शी शुड हैव डन। और यही उम्मीद है कि अगर अब कोविंद जी वहाँ पर आई थिंक इट्स द बिगेस्ट हाउस इन द वर्ल्ड, अब वो राष्ट्रपति भवन में जा रहे हैं। उन्होंने अभी कहा कैसे वो एक गरीब परिवार के थे, लेकिन उस गरीब परिवार से अब वो ऐसे घर में जा रहे हैं जो 300 एकड़ में घर बना है, जहां पर 9 टेनिस कोर्ट्स हैं, जहां पर पोलो ग्राउंड्स हैं, जहां पर 300 से ज्यादा कमरे हैं। अब वो उस घर में जा रहे हैं तो वहां खो ना जाए और वो अपने दलित समाज के लिए, अपने समाजवादी विचार को, अपने आरएसएस के अपब्रिंगिंग को, इनमें से किसी चीज को भूले ना और उन गलियों में, उन राष्ट्रपति भवन के जो कॉरिडोर्स हैं वहां पर खो ना जाए। राकेश जी कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जी देखिए, उनका जो पहला छोटा सा भाषण था वो इंडिकेट करता है कि उनका सरोकार क्या है। देखिए, दो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। रोहित जी, मेरा जन्म कहाँ हुआ ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी आइडेंटिटी के लिए, लेकिन आप अपने जन्म के सरोकार से जीवन भर जुड़े रहते हैं या नहीं जुड़े रहते हैं, यह दूसरा फैक्टर। जब आपका स्थान बदल जाता है तो या तो आप कुलीन कलर के सदस्य हो जाते हैं या जमीनी। तो रामनाथ कोविंद जी अपने राजनीतिक जीवन में जमीनी स्तर पर, ग्रासरूट लेवल पर जुड़े रहे। जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, आज नरेश अग्रवाल जी का मैं बयान देख रहा था आपके टीवी चैनल पर। उन्होंने कहा विचारधारा की लड़ाई है। नरेश अग्रवाल जी, जिस विचारधारा का परिचय कल आपने राज्यसभा में दिया, सच में ये विचारधारा की लड़ाई है। उस विचारधारा को देश और इलेक्टोरल कॉलेज ने रिजेक्ट कर दिया है। मैं उस विचारधारा को दोबारा बोलना नहीं चाहता हूं कि इस देश में जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा स्थापित हो रही है, आप स्वीकार करें या ना करें, 60-70 सालों से जो आपने एक धारणा बना रखी है, उस धारणा के आधार पर आप राजनीति कर रहे हैं और हम जमीन के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। जिन दलितों के बारे में एक धारणा बना रखी है कि संघ परिवार दलित विरोधी है, रामनाथ कोविंद जी को मैं फर्स्ट डी फैक्टो दलित प्रेसिडेंट मानता हूं। इसका कारण है, बाय आइडेंटिटी दलित तो बहुत से हो सकते हैं, उन्होंने कभी भी अपने जमीनी संपर्क को नहीं छोड़ा। मीरा कुमार जी के प्रति मेरा बहुत आदर का भाव है और जगजीवन बाबू का नाम लिया गया। रोहित जी, मैं इतनी बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि पॉलिटिक्स में डेकोरम का बहुत महत्व नहीं होता है, डिस्कोर्स बहुत फैक्चुअल होना चाहिए। जगजीवन बाबू को भारत पाकिस्तान में जो युद्ध के समय भारत के जीतने के बाद सुरक्षा मंत्री से हटा दिया गया है, कृषि मंत्री बना दिया गया, डिमोशन कर दिया गया। इमरजेंसी में हाउस अरेस्ट रखा गया। इमरजेंसी के बाद उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाया, जनता पार्टी के साथ लड़े। तो कांग्रेस जिस प्रकार का सिंबोलिज्म करती रही, और एक और बात मैं जोड़ दूं, जो कांग्रेस बार बार जगजीवन बाबू की विरासत की बात करती है, जगजीवन बाबू का जब स्टेचर बढ़ता गया तो बिहार में एक भोला पासवान शास्त्री जी को उनके राइवल के रूप में खड़ा किया गया था, जो सफल नहीं हो पाया। 1946 में डिप्रेस्ड क्लास के 7 एमएलए ने जब बिहार से जगजीवन बाबू का नाम आगे बढ़ाया तो कांग्रेस ने रिजेक्ट करके एक दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ा दिया। तो कांग्रेस का जो सिंबोलिज्म है वो दलित पॉलिटिक्स का, आज उसका भी एक अंत हुआ है। रामनाथ कोविंद जी वास्तव में दलित समाज के प्रतिनिधि थे, हैं, रहेंगे, लेकिन आज राष्ट्रपति के रूप में वो 125 करोड़ लोगों के सिरमौर बनके भारत के संविधान के एक संरक्षक के रूप में आज हमारे सामने हैं। उनको हम सबका अभिनंदन। नीरज कुमार जी, क्या बीजेपी को 2019 में या फिर अगले कुछ दिनों में, जिस परिस्थिति में, मौजूदा स्थितियों में बिहार की सरकार चल रही है, आए दिन तेजस्वी यादव को लेकर आपको सवालों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में क्या बीजेपी को उम्मीद करनी चाहिए कि आपका और उनका पुराना संबंध रिवाइव हो सकता है फिर से अब या 2019 में? देखिए, आज का संदर्भ, राजनीतिक संदर्भ पर प्रश्न उठाना समयोचित नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है। और व्यक्ति का वैचारिक विचारधारा एक उसके जीवन के मूल्य को जरूर निर्धारित करता है, लेकिन जब वो महत्वपूर्ण पद पर आसीन होते, मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूँ कि माननीय रामनाथ कोविंद जी जब राज्यपाल का पद यहाँ सुशोभित कर रहे थे, प्रत्येक वर्ष जब भी विधानमंडल का सत्र होता था तो तमाम दल के विधायक को प्रमंडलवार वो बुलाते थे, उनको लंच पर बुलाते थे। तो ये उनकी कार्यशैली रही। इसलिए अभी राजनीतिक संदर्भ और इसके राजनीतिक प्रकटीकरण के रूप में नहीं, हमने कहा कि व्यक्ति के रूप में हमने समर्थन इसलिए किया कि उनका कार्यकाल आइडियल था। हमने इसलिए समर्थन किया कि उन्होंने शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण अभियान में सामाजिक सहयोग के एक वातावरण में अपनी भूमिका अदा की, और साथ ही साथ विपक्ष की सरकार रहने के बावजूद
उनका विराट व्यक्तित्व का प्रकटीकरण यही है। कभी कोई राज्य की सरकार के साथ कोई संवादहीनता नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब इसके राजनीतिक प्रकटीकरण का सवाल है, विभिन्न सवाल, अगर उस सवाल पर आप अलग से डिबेट कीजिएगा तो मैं बोलूंगा, लेकिन अभी ये मौजूद सवाल नहीं है। निश्चित तौर पे तो सर इस पे अलग से तो डिबेट होगी ही, क्योंकि मुझे लगता है अब अगला दिन वो आएगा जिस दिन रामनाथ कोविंद जी शपथ ग्रहण करके राष्ट्रपति भवन जाएंगे। उसके दरमियान के जितने भी निर्णय, उस दिन रोज आपसे रिपोर्टर पूछेंगे कि तेजस्वी यादव पे आपने क्या फैसला लिया, तेजस्वी यादव को आप हटा रहे हैं कि वो खुद इस्तीफा देंगे। तो संबित पात्रा, जब नीतीश कुमार की राजनीतिक शुचिता की बात हो रही है और उनके मॉरल हाई ग्राउंड्स की बात हो रही है, जब ये आ रहा है मुद्दा बार बार कि उन्होंने अपने मॉरल हाई ग्राउंड्स के चलते व्यक्ति के तौर पर रामनाथ कोविंद जी को और व्यक्ति के तौर पर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए गोपाल कृष्ण गांधी को समर्थन दिया है, तो तेजस्वी यादव के प्रति उनके प्रेम पर सवाल उठेंगे। संबित जी आज राष्ट्रपति बने हैं, तो पहले मैं नीरज जी और जेडीयू को धन्यवाद करूं कि आपका धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारा समर्थन किया। मैं अभी उनकी टीका टिप्पणी करूं, यह उचित नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमें राष्ट्रपति के चुनाव में समर्थन दिया है, ये शिष्टाचार है। मगर दो-तीन विषय में उन्होंने आपको नहीं दिया, उन्होंने कोविंद जी को दिया, और ये बात उन्होंने पिछले 2 सवालों में कम से कम 10 बार साफ की है। कोई बात नहीं, अगर आप ये सोचें उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया तो आपकी गलत। देखिए रोहित जी, मैं उन्होंने कोविंद जी को बतौर एक व्यक्ति समर्थन दिया क्योंकि उनके साथ उनका अनुभव अच्छा रहा। सुनिए ठीक है रोहित जी, सुनिए मैं उत्तर देता हूं। मैं माहौल बना के आऊंगा ना, आप रुकिए। आप चाहते हैं कि शुरू से ही मैं गाली गलौज शुरू कर दूं, मजाक में बोल रहा हूं, आप रुकिए थोड़ा सा, मैं उत्तर दूंगा अपने तरीके से। नंबर 1, देखिए मैं पहले आदरणीय स्मिता जी को कहना चाहूँगा। स्मिता जी ने कहा कि कहीं राष्ट्रपति भवन के गलियारों में कोविंद जी खो तो नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं स्मिता जी, क्योंकि उसका उत्तर मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, अभी नीरज जी ने उत्तर दिया। जिसको खोना होता है ना, वो राजभवन में ही खो जाता। बिहार के राजभवन के गलियारे में जो नहीं खोया, वहाँ पर इस प्रकार का उन्होंने काम किया कि जो हमारे प्रतिद्वंदी थे उन्होंने सब कुछ छोड़ के रामनाथ कोविंद जी के व्यक्तित्व को चुना, तो वो व्यक्ति तो खो ही नहीं सकता है, वो कर्मठ और कर्तृत्वशील व्यक्तित्व है, यह तो प्रूव हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण, डिस्कोर्स बहुत महत्वपूर्ण होता है, और याद रखिए मैं बहुत यहाँ पर कर्टसी के विषय में ध्यान रखूं और डिस्कोर्स को दरकिनार कर दूं तो ये डिबेट सार्थक नहीं होगा। देखिए बार बार सोनिया जी ने कहा कि ये आइडियोलॉजी और विचारधारा का युद्ध है। मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु रख रहा हूँ। देखिए मीरा कुमार जी को हम सब चाहते हैं, वो बहुत आदरणीय है, उनसे किसी प्रकार का कोई वैमनस्य नहीं है, मगर मीरा कुमार जी एट द एंड ऑफ द डे एक बहुत बड़े पिता की पुत्री है। जब हम जगजीवन राम जी के बारे में बात करते हैं, एक परिवार के बारे में बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक लिनिएज है मीरा कुमार जी का। वो दलित तो जरूर है, मगर दलित विद अ डायनास्टिक बैकग्राउंड जरूर है। यहाँ पर आप गोपाल कृष्ण गांधी भी देखिए, उनका वो भी बहुत सम्मानित व्यक्तित्व है, मगर बार बार कांग्रेस कहती है गांधी जी के पौत्र, अर्थात वह भी परिवार से जोड़ के देखा जाता है। देखिए हमारा जो कैंडिडेट था, एनडीए का जो कैंडिडेट था, वह अपने स्वतंत्र बल के ऊपर टपकते हुए टिन के छत से राष्ट्रपति तक के सफर को अकेले अपने पैरों के छाले के बलबूते पर तय करता है, और वहां कांग्रेस की विचारधारा परिवारवाद की विचारधारा है। यह बहुत बड़ा डिफरेंस है रोहित जी। आज एक दलित कानपुर में अगर सोच रहा होगा कि मेरे गांव से जाकर अगर रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो ये मेरे पांव का छाला है जो वहां तक पहुंचा है, मेरा मेहनत है। मगर वही मीरा कुमार जी को और गोपाल गांधी जी को जो देखते होंगे तो सोचते होंगे काश मेरे पिता या मेरी माँ भी कोई बड़े पोजीशन पे होते तो मैं भी शायद ऐसा नॉमिनी बन सकता। तो कहीं ना कहीं इस विचारधारा में एक बहुत बड़ा डिफरेंस तो है। ठीक है जूही जी, एक जल्दी से मैं आपसे कमेंट लूं, क्योंकि जो खबर आ रही है उसके मुताबिक न केवल गुजरात में बल्कि उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, त्रिपुरा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गोवा में, इन सब जगहों पर कोविंद जी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग है। जूही सिंह जी, शायद जूही जी से संपर्क कट गया, जूही जी तक आवाज नहीं जा रही है। नीरज जी मैं आप ही से पूछता हूं ये सवाल, जितनी जगहों के नाम मैंने बताए हैं, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, त्रिपुरा है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, गोवा है, ये सब क्रॉस वोटिंग अगर है तो ये कहीं ना कहीं उस महागठबंधन की चादर में जो है छेद है, जो कि ये सोच रहा है कि 2019 में वो शायद नीतीश कुमार को आगे करके नरेंद्र मोदी को चुनौती दे देगा। पहली बात तो कि हम 2019 में उस पद के दौड़ में नहीं हैं। ये बार बार इस बात को चिन्हित किया जाना
चूँकि माननीय नीतीश कुमार जी के कार्य क्षमता से परेशानी होती है, तो बहुत लोग परेशान रहते हैं इसके लिए। खैर उनको मुबारक, उनकी सोच के लिए मुबारक। अब विभिन्न राज्यों में देखिए, इसमें दल बदल कानून लागू नहीं होता है। पहला सवाल, एंटी डिफेक्शन जब लागू नहीं होता, पार्टी का कोई व्हिप लागू नहीं होता है, तो लोग विभिन्न कारणों से अपने वोट को देते हैं। अब वोट जिस राजनीतिक दल से क्रॉस वोटिंग हुआ, उस व्यक्ति को भी आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, जो प्रोपोर्शन तरीके से यह चुनावी की प्रक्रिया है। लेकिन अब ऐसा होता है तो उस राजनीतिक दल को यह तय करना होगा कि भाई उनको अपने अंदरूनी संगठनात्मक ढांचे से ये तय करना पड़ेगा कि कहाँ परेशानी है। इसलिए ये और कोई गठबंधन का स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर अब तक नहीं बना है। इसलिए गठबंधन का कौन नायक होगा, कौन उसके कार्यक्रम होंगे, ये सवाल अभी भविष्य के गर्भ में है। हम इसलिए हमारी ये समझ है, अब हालांकि राजनीतिक दल को अपना नज़रिया पेश करने का अधिकार है, कार्य संस्कृति तय करने का अधिकार है। इसलिए हम उस पद के दौड़ में नहीं है, बार बार स्पष्ट नहीं किया है। और कम से कम माफ़ करिएगा, ऐसे सवालों पर हम लोग जनता दल यू की तीखी टिप्पणी होती है। इसलिए इस ढंग की बातें किया जाना निश्चित रूप से हम लोग को राजनीतिक पीड़ा पहुंचाती है। नहीं सर, हमको बिहार की जनता ने टिप्पणी देने के लिए स्वतंत्र हैं। हम अपने आप दे सकते हैं चाहें तो, कोई आपत्ति नहीं है। किस बात के लिए भाई? आप बताइए कि जनता दल यू के ने कभी माननीय नीतीश कुमार जी ने यह कहा कि हम 2019 के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? कभी हम 15 से 20 सीट चुनाव लड़ते हैं तो हम अपनी एक क्षेत्रीय पार्टी हम हैं, तो लेकिन हमारी राष्ट्रीय सवालों पर जब हम मंतव्य देते हैं तब पर भी नागवार गुजरता है लोगों को। तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी कार्यकुशलता, हमारी कार्यक्षमता, हमारे नेता का व्यक्तित्व जो है उसके चलते लोग परेशान होते हैं। तो परेशान होते रहे, हम अपनी भूमिका बिहार की जनता के हित में तय किया है। मैं इससे पहले राकेश जी से कमेंट लूँ, एक बार रवि त्रिपाठी के पास चल रहे हैं, 10 अकबर रोड पे वो मौजूद हैं। वहाँ से तस्वीर भी दिखा रहे हैं रवि त्रिपाठी, जहाँ तैयारी हो चुकी है पूरी। अभी एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, अंदर की तस्वीरें हमने दिखाई हैं। रवि, उस कार्यक्रम में क्या होगा, एक, और दूसरा जो बात नीरज कुमार जी कह रहे हैं, ये नीतीश कुमार जी का नाम बार बार आगे कौन बढ़ाता है? मीडिया के लोग हैं वो बढ़ाते हैं, इनके अपने सहयोगी हैं वो बढ़ाते हैं, या बीजेपी को सूट करता है कि नीतीश कुमार जी का नाम चलता रहे और उस पर एकजुट होगा नहीं विपक्ष? पहले चीज़ तो मैं बता दूं कि क्या तैयारी की स्थिति है। मैं 10 अकबर रोड के पास में ही खड़ा हूं। आपको दिखा दूं कि थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरने वाले हैं। सुरक्षा व्यवस्था की तरफ से पूरी तरफ से इस रास्ते को बंद कर दिया गया, बैरिकेड लगा दिया, और हो सकता है 2-4 मिनट में, क्योंकि जो दूरी है 7 लोक कल्याण मार्ग की और 10 अकबर रोड की महज आधे किलोमीटर से भी कम है। तो थोड़ी देर में निकलेंगे और यहाँ से प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचेंगे। 6 बजे के आसपास का कार्यक्रम हमें बताया गया था कि 6 बजे के आसपास कार्यक्रम शुरू होगा। प्रधानमंत्री होंगे, अमित शाह होंगे और तमाम बीजेपी के मंत्री जो हैं वो पहुंचे होंगे, बीजेपी के बड़े नेता रहेंगे। एक तरह से कहा जाए अभिनंदन कार्यक्रम है, क्योंकि जीत के बाद बीजेपी का आपने जो ट्रेंड देखा है कि उसको जश्न मनाते हैं, जश्न की तरह मनाया जाता है और ठीक ठाक मनाया जाता है, प्लान तरीके से होता है। तो प्लान तरीके से एक जश्न है, उनका अभिनंदन है। जीत डिक्लेयर होने के बाद वहाँ तमाम नेता रहेंगे और सब अभिनंदन हो सकता है, कोई भाषण भी हो सब लोगों का, छोटा छोटा भाषण, प्रधानमंत्री का, अमित शाह का और रामनाथ कोविंद जी का भाषण हो। लेकिन जहाँ तक दूसरे सवाल की आपने बात कही, तो नीतीश कुमार हमेशा बार बार इशारों में ऐसे हिंट देते हैं, चाहे उनके लोगों की तरफ से ऐसा हिंट आता है जिसकी वजह से ऐसा कयास लगाया जाता है। मीडिया खुद कयास नहीं लगाता है, जब उनके तरफ से ऐसा हिंट आता है, चाहे उनके नेताओं की तरफ से, चाहे विपक्ष के लोग उनको मानते हैं दावेदार। एक समय में मुलायम सिंह अपने आप को दावेदार मानते थे, लंबे समय तक रहा कि मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, विपक्ष में एकजुटता हो, ऐसा माहौल बने तो हो सकता है मुलायम सिंह बने। तो वही स्थिति नीतीश कुमार की, हालांकि उन्होंने अपने आप को साफ किया है, लेकिन ये कयास हम लोग लगाते हैं आपके मूवमेंट के हिसाब से, आपके एक्टिविटी के हिसाब से। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार एक ऐसा फेस हो सकते हैं आज के दौर में जो एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल फेस हैं, जिनके आगे सब लोग तैयार हो सकते हैं, उनके नाम पर आ सकते हैं। क्योंकि राहुल गांधी को लेकर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी भले ही सबसे बड़े पार्टी के नेता हों, लेकिन उनको लेकर कंसेंसस बनना मुश्किल है, उनमें जो कैपेबिलिटी है वो नहीं है प्रधानमंत्री पद के लिए, इसलिए नीतीश कुमार का नाम लेता है। नीतीश कुमार को लेकर राहुल गांधी कई बार आगे बढ़ते हैं, तो इस वजह से नाम आता है। और देखिए दिक्कत यह है कि वहाँ ममता बनर्जी हैं, वो भी अपने आप को प्रधानमंत्री का स्टाफ मानती हैं, वहाँ नीतीश कुमार हैं, वो भी अपने आप को मानते हैं, कहते नहीं है लेकिन मानते सब लोग हैं, दावेदारी सबकी रहती है। क्योंकि जो 96 का दौर जिसने देखा है वो जानता
मानता है कि भाई कोई भी प्रधानमंत्री देश का बन सकता है, परिस्थिति अगर हो तो देवगौड़ा बने, गुजराल बने, तमाम लोग प्रधानमंत्री बने। तो ये मन में उम्मीद रखना कोई खराब चीज़ तो नहीं है उस लिहाज से, लेकिन मौके की बात है, अगर मौका वैसा मिले तब इस तरह की परिस्थितियां बने, अगर 1919 में बनती है तो हो सकता है किसी का दाव लग सकता है। लेकिन राकेश जी, मैं आपके पास आने से पहले स्मिता जी के पास एक कमेंट लेना चाहता हूं। स्मिता जी, आपको लगता है विपक्ष ने एकजुट होने का जो एक बहुत बड़ा मौका उसे मिला था राष्ट्रपति चुनाव के तौर पर, वो खो दिया? देखिए, वो जो कह रहे हैं कि उसूलों की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई, सिद्धांतों की लड़ाई, ये सब बड़े टर्म्स हैं। ऐसे कुछ नहीं है कि उसूल या कुछ, ये सब सिर्फ नंबर्स की लड़ाई थी और नंबर्स में बीजेपी जीत गई है और दे वर एबल टू बिल्ड अ कंसेंसस। और जीत और जश्न जो है अब ये बीजेपी के लिए आदी हो गए ये, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसे जीतना है, फॉर्मूला वो सीख गए हैं। और कांग्रेस जो है वो हारने का फॉर्मूला सीख गई है, मैं यही कहूँगी। दूसरी तरफ एक संबित को मैं कहना चाहूँगी कि हाँ, सही बात है कि वो परिवारवाद को लेकर वो कांग्रेस को बार बार अटैक करते हैं। बात भी सही है। अगर देखें कि कोविंद जी को जैसे उन्होंने सिलेक्ट किया या योगी का सिलेक्शन जो है वो परिवारवाद के ऊपर नहीं था, लेकिन राजस्थान में और जम्मू कश्मीर में दोनों चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो डायनास्टिक पॉलिटिशियंस हैं। वो दोनों जो हैं दे आर डॉटर्स ऑफ पॉलिटिशियंस एंड दैट इज हाउ दे बिकम चीफ मिनिस्टर्स। तो ये जहाँ पे सूट किया वहाँ पर परिवारवाद को क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन द फैक्ट इज दैट इट इज देयर। डायनास्टिक पॉलिटिक्स इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। संबित पात्रा, बोलिए। नहीं, स्मिता जी ठीक कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस में ही कुछ हिस्सा में परिवारवाद है। कांग्रेस में तो परिवारवाद बिल्कुल सिद्धांत के रूप में मध्य में स्थित है। हाँ, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में कहीं कहीं कुछ परिवार के लोग भी राजनीति में हैं। देखिए, मध्य में सिद्धांत रूपेण परिवारवाद स्थित होना और बाकी छिटपुट रूप में आसपास पेरिफेरी में कहीं परिवारवाद होना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है, बड़ा ही फर्क होता है। और देखिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, मुख्यतः हमारे मुख्यमंत्री कोई परिवार से नहीं आता है। नीचे से चलते हुए जो दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का कंसेप्ट है, अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति अगर आगे आता है तो मुझे लगता है इस पे हमें गर्व करना चाहिए। हमें किसी प्रकार का इस विषय को छुपाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, 2019 के विषय में आप डिस्कस कर रहे हैं अभी कि क्या होगा। मैं बार बार कहता हूं कि लोकतंत्र में हर चुनाव, चाहे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का ही चुनाव क्यों ना हो, वो एक संदेश भेजता है। और हर चुनाव स्ट्रैटेजी वर्सेस नो स्ट्रैटेजी या गुड स्ट्रैटेजी वर्सेस बैड स्ट्रैटेजी का होता है। अभी जिसको स्मिता जी ने कहा कि हारने की पुड़िया कांग्रेस के पास है और जीतने की पुड़िया बीजेपी के पास है। आप देखिए, संदेश क्या गया? संदेश यह गया कि कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी की एक बहुत बड़ी कमी कांग्रेस के पास है और कहीं ना कहीं मोदी जी और अमित शाह ऐसे स्ट्रैटेजिस्ट हैं जिसको कि कांग्रेस या ऑपोजिशन पार्टीज मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जिसका कि इशारा प्रधानमंत्री ने खुद किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छा होता कि राष्ट्रपति का चुनाव अगर कंसेंसस से, अगर सर्वसम्मति से हो जाता, सब लोग सहमति से करते तो ये ज़्यादा अच्छा होता। देखिए, कांग्रेस को अगर लगा कि उनके अंदर अर्थात महागठबंधन में भी फूट है तो कांग्रेस के लिए अच्छा होता कि वो कंसेंसस में ही मान जाते, तो कम से कम जो बंद मुट्ठी लाख की थी और खुली मुट्ठी खाक की हो गई, कम से कम 2019 के 2 साल पहले तो खाक की ना होती, 2019 तक तो घसीट लेते। आज हुआ यह कि 19 आने में 2 साल है और अभी ही जो सारे फूट थे वो सारे छेद और छिद्र जनता को दिख गए हैं। ठीक, सवाल कांग्रेस पे और कांग्रेस डिफेंड करने के लिए है नहीं। मुझे पता नहीं जूही जी या नीरज जी कितना डिफेंड करना चाहेंगे राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को, इसलिए मैं एक बार राकेश जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे जल्दी से कमेंट ले लेता हूं। क्या रायसीना का ये संदेश है राकेश सिन्हा के देश विपक्ष मुक्त है इस समय एक लगभग? देखिए, वास्तव में क्या है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है वो स्थिति सिर्फ विपक्ष के फ्रेगमेंटेशन का कारण नहीं है। कई पीढ़ियों से लोगों ने एक वैचारिक विचारधारा को लेकर जमीन पर घर द्वार छोड़कर काम किया है। इस हकीकत को पहचानिए। और विपक्ष इस हकीकत को नहीं पहचानेगा, सिर्फ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करेगा, इंडिविजुअल आधारित पॉलिटिक्स करेगा, या जो आपने एक स्मिता जी ने एक बुनियादी सवाल उठाया कि परिवारवाद का। देखिए, परिवारवाद किसी राजनीति का धोरी होना और परिवारवाद पेरिफेरी पर होना, उसमें बुनियादी अंतर है। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो परिवारवाद के बिना जी नहीं सकती हैं। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिसमें एक व्यक्ति को अलग कर दीजिए तो पार्टी बिखर जाएगा।
वह भारतीय जनता पार्टी की स्थिति नहीं है, न होगी, न थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये पीढ़ियों से तैयार किया गया जो ये संगठन और विचारधारा है, उसका जो एक्सपेंशन हुआ है, तो मैं तो बार बार कहता हूं एक नए युग की शुरुआत है। प्रोफेसर रजनी कोठारी ने पूरे सिस्टम को कांग्रेस सिस्टम इसलिए कहा था, कांग्रेस का राजनीति पर, समाज पर और लोगों की मानसिकता पर एक असर था। पार्टी होने के साथ साथ एक विचार था कांग्रेस। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिससे भारतीय जनता पार्टी अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, इन दोनों का लोगों की मानसिकता पर बढ़ता हुआ प्रभाव, जमीन पर इसकी बढ़ती हुई सीमाएं, और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, इसका अखिल भारतीय स्वरूप, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी को काउ बेल्ट की पार्टी कही जाती थी, अब ये काउ बेल्ट की पार्टी नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट की भी पार्टी है जहां इसकी सरकारें हैं। तो इस हकीकत को विपक्ष स्वीकार नहीं कर रहा है। सर, विपक्ष को नए नैरेटिव के साथ आना पड़ेगा, उसको संगठन को नए रूप में तैयार करना पड़ेगा। नहीं सर, मैं एक बार नीरज जी से जरूर इस पे कमेंट लेना चाहूंगा। रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति चुनाव जीतना, मौजूदा परिस्थिति में बीजेपी का मजबूत होना, क्या ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मान्यता मिलना है नीरज जी? अगर ऐसा होता तो बिहार में भी जीत जाते, फिर तो ऐसा होता तो पिछले कुछ दिनों में जिन राज्यों में बीजेपी पे आरोप लगा कि इन्होंने जोर जबरदस्ती की सरकारें बनाई, वहां पे भी जीत के आते। देखिए महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव की जीत के संदर्भ में इस बात से तो कोई इनकार कर नहीं रहा है कि इनका संबंध जिस मातृ संगठन से, उससे तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिस संवैधानिक दायित्व को उन्होंने निर्वहन किया, वह भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की मूल प्रस्तावना पर अपनी मुहर लगाया अपनी कार्यशैली से। देखिए सवाल इस बात का कि और अब इसके राजनीतिक जो प्रकटीकरण विभिन्न रूपों में हो रहे हैं, मैं उसकी व्याख्या नहीं करना चाहता। मैं सीधे तौर पर यह कहना और यह बात भी कहना चाहता हूँ कि बार बार यह कहा जाता है कि माननीय नीतीश कुमार जी के मन में है, वो बोलते नहीं हैं। तो बार बार कितनी बार बोला जाए? अब माननीय नीतीश कुमार जी का ये व्यक्तित्व ऐसा है कि सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन कोई दूसरा करता है तो उसकी चर्चा नहीं होती। नोटबंदी का समर्थन हम करते हैं तो उस सवाल पर चर्चा बिहार केंद्रित हो जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव हो, बिहार ही सेंटर फोकस पॉइंट पर हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने एक जो राजनीतिक चुनौती, उससे आप सहमत हो या असहमत हो, यह अलग विषय हो सकता है। राजनीतिक संदर्भ 2015 के चुनाव में जो उनकी चुनावी जीत हुई, उसका मतलब माना गया कि इनका नेशनल इंस्पिरेशन है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम उस पद के दौड़ में नहीं है, यह बार बार स्पष्ट कर चुके हैं। इसलिए कोई हमसे प्यार करे, कोई घृणा करे, इनकार नहीं कर सकता है। चलिए आप इस पे बुरा ना मानिए, मैं वापस आता हूँ इस पे। संबित पात्रा जी, बड़ी अजीब परिस्थिति है, राष्ट्रपति स्वयंसेवक कबूल है, प्रधानमंत्री स्वयंसेवक कबूल नहीं हो रहा किसी को। 3 साल हो गए जबकि तब भी। देखिए रोहित जी, आज मैं आपको बधाई देता हूं कि एक बहुत शालीन डिबेट और डिस्कशन चल रहा है, अच्छा लग रहा है। प्रतिद्वंदी भी बैठे हैं तो वो भी बहुत कंट्रीब्यूटिव तरीके से यहाँ विषयों को रख रहे हैं। मैं यहाँ पर रखूँ, आपने बार बार ये सवाल उठाया कि आज एक संघ का स्वयंसेवक राष्ट्रपति भवन में पहुँच रहा है, क्या ये संघ को एक व्यापक एक्सेप्टेंस देता है पूरे भारतवर्ष में? आपको समझना होगा, देखिए जीवन का एक नियम है, तप जितना लंबा तप रहेगा उसका फल भी उसी प्रकार का रहेगा। देखिए संघ में आप 5, 10, 15, 20 बड़े लोग नामों को जानते होंगे। माननीय मोहन भागवत जी को जानते हैं, माननीय भैया जी जोशी जी को जानते हैं। किस मेहनत के बाद ये लोग वहां पहुंचते हैं, किस त्याग का जीवन वो लोग जीते हैं। एक कमरे में अपने कपड़े को खुद धोना, अपना खाना खुद पकाना, प्रवास में पूरा जीवन बिताना, ये सब बहुत कम लोग जानते हैं। और जो लोग ये जानते हैं वो यही महसूस कर पाएंगे कि देखिए इतने करोड़ों लोगों की तपस्या आज अगर फलीभूत हो रही है, यही तो है संस्कृति। अगर हम शिव की आराधना करते हैं, श्रवण का महीना चल रहा है, बहुत वर्षों की तपस्या के बाद शिव प्रसन्न होते हैं, कृष्ण प्रसन्न होते हैं, यही तो हमारी संस्कृति थी। तो ये संघ की जो तपस्या, इतने वर्षों की अनवरत तपस्या रही है, आज उस तपस्या का फल यह है कि जिन गरीबों के लिए संघ की विचारधारा लड़ी थी, उन्हीं में से कुछ गरीब, एक गरीब प्रधानमंत्री बन रहा है और एक गरीब राष्ट्रपति बन रहा है। साधारण लोग वहां तक पहुंचने की हिम्मत रख रहे हैं और पहुंच भी रहे हैं। तो मुझे लगता है इस पर सवाल करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हाँ, डिबेट जरूर हो सकता है। प्रधानमंत्री आने वाले हैं 10 अकबर रोड, जहां पर यह कार्यक्रम होने वाला है। आपसे कुछ मिनट के बाद प्रधानमंत्री वहां पर रहेंगे, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह रहेंगे और रामनाथ कोविंद जी भी रहेंगे, जो कि राष्ट्रपति
का चुनाव जीत गए हैं। और आपको बता दें कि जूही सिंह हमारे साथ वापस चर्चा में शामिल हो चुकी हैं, आवाज़ उनकी कट गई थी। जूही जी, बार बार संबित पात्रा ने भी और राकेश सिन्हानी जी भी एक चीज़ पर इशारा किया, वो था परिवारवाद। और परिवारवाद का आरोप केवल कांग्रेस पे नहीं लगता, आपकी पार्टी पे भी लगता है। जेडीयू जिसके साथ सरकार चला रही है उन लालू प्रसाद यादव पे भी लगता है। आप कुछ कहना चाह रही हैं, क्योंकि सुन आप भी रही होंगी उनको? हाँ, सुन रही हूँ और समझ भी रही हूँ। रोहित जी, राजनीति बदल रही है और अगर कुछ पार्टियां परिवारवाद तक सीमित थीं या उन पे ये आरोप लगता था, तो एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है और सभी को बदलना पड़ेगा। सभी बदल रहे हैं, हर पार्टियों में नए लोगों को मौका मिल रहा है, चाहे वो समाज के अंतिम पंक्ति पे खड़े हुए व्यक्ति हों या अपनी योग्यता के बल पर वहाँ पहुँचे हों। तो मुझे नहीं लगता कि उस पर पार्टियां सीमित रह जाएंगी। जहां तक एक चर्चा चल रही थी कि महागठबंधन में प्रधानमंत्री के पद का कौन उम्मीदवार होगा, तो मैं बस ये क्लियर करना चाहती हूँ कि नीतीश कुमार जी की जितनी बातें मैंने सुनी हैं, उन्होंने स्वयं को कभी दावेदार नहीं बताया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि एक महागठबंधन के लिए एक भूमिका, एक तो मुलायम सिंह जी ने भी समन्वय, एक साझा कार्यक्रम बहुत आवश्यक है। मुझसे तो मुलायम सिंह जी भी कभी नहीं बोले थे, नहीं, लेकिन उन्होंने आज भी भी नहीं लोग कहा ये था। मानेंगे नहीं अगर आप कहते हैं कि अब वो नहीं बनना चाहते थे। स्पेसिफिक चीज जो एक जो बहुत स्पेसिफिक चीज निकल के आई है वो है कि महागठबंधन और विपक्ष की एकता के लिए एक साझा कार्यक्रम, एक न्यूनतम कार्यक्रम, विचारधारा या आगे हम कौन से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम करेंगे, ये बनना ज़रूरी है और चुनौती है हमारे सामने, एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि ये भी सही है कि बीजेपी की कई स्टेट्स में ज़रूर विजय हुई है, उत्तर प्रदेश में भी बड़ा जनादेश मिला है। चुनौती को हमने स्वीकार किया और जो राकेश सिन्हा जी के सुझाव हैं उनको हम ज़रूर अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सम्मिलित करेंगे। सुझाव हमेशा सकारात्मक, सही तरीके से लेने चाहिए। चलिए, ये अच्छी बात है, कम से कम आज आप सब लोग एक दूसरे के सुझावों को स्वीकार कर रहे हैं, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। पता नहीं ये कोविंद जी का इफेक्ट है या फिर कांग्रेस के ना होने का इफेक्ट है इस चर्चा में। बहरहाल रवि त्रिपाठी से एक लास्ट कमेंट जल्दी से ले रहा हूँ चर्चा खत्म करने के पहले। रवि त्रिपाठी, ताज़ा स्थिति वहाँ पर क्या है? देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने तस्वीर दिखाई, उसमें प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरे हैं, प्रधानमंत्री पहुँच चुके होंगे। आपको शायद तस्वीर लाइव दिखना शुरू होगा, आउटपुट दिखना शुरू हो गया होगा। प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं। अब कार्यक्रम शुभारंभ हो जाएगा। जो अभिनंदन का कार्यक्रम है रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने के बाद, जो बीजेपी में जो जश्न का माहौल एक तरह से, वहाँ ढोल नगाड़े की व्यवस्था है, वहाँ प्रधानमंत्री पहुँच रहे होंगे, आपको तस्वीर दिखाई दे रहा होगा। तो कुल मिलाजुलाकर ये जो पूरा एक जीत हुई है, और जीत के पीछे मेहनत भी है, एक रणनीति होती है। आप बात कर रहे हैं तो देखिए, बात है कि सिर्फ आप कहा जाता है ना किस्मत से जीत मिल रही है, किस्मत नहीं है, एक रणनीति तैयार करते हैं बीजेपी के लोग, उसके पीछे मेहनत करते हैं। कांग्रेस में यही चर्चा होती है कि जो मेहनत आज राहुल गांधी को करना चाहिए वो अमित शाह कर रहे हैं। अमित शाह हर स्टेट में जा रहे हैं जहां उनकी सरकार नहीं है, वहां उनको उड़ीसा में जाकर 3 दिन बिताते हैं, पश्चिम बंगाल में बिताते हैं, केरल में बिताते हैं। तो ये चीज़ें राहुल गांधी को एज ए विपक्ष के नेता करना चाहिए था। तो ये चर्चा का विषय रहता है, लेकिन क्या करें, जो उनके नेता उनकी बात माने तो